हेलो एवरीवन। हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 कोस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया था। कोस्ट ऑफ कैपिटल में हमने टोटल 4 कॉन्सेप्ट अभी तक में पढ़े और वही 4 कॉन्सेप्ट है। कौन-कौन से? कोस्ट ऑफ डेट, कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कोस्ट ऑफ इक्विटी, कोस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड लास्ट वाला था WACC। मतलब कि टोटल 5 कॉन्सेप्ट है। उसमें से सबसे पहले फटाफट बात कर लेते हैं। एक बार फटाफट मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज दिखा देता हूँ, बाद में हम सम की और आगे बढ़ेंगे। तो कोस्ट ऑफ डेट के अंदर टोटल 3 फॉर्मूला थे। उसमें फर्स्ट था इनरिडीमेबल, सेकंड था रिडीमेबल और थर्ड था YTM अप्रोच। इनरिडीमेबल का फर्स्ट फॉर्मूला हमारा था I डिवाइड बाई NP 1 - T इंटू 100। अगर इंटरेस्ट और नेट प्रोसीड नहीं दिया है, सम के अंदर सिर्फ रेट दिया हो, तो हम रेट को 1 - T इंटू 100 करके भी कोस्ट ऑफ डेट लेके आ सकते हैं। रिडीमेबल है मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो रिडीम हो जाएगा 5 to 7 ईयर्स या 10 ईयर्स 12 ईयर्स के बाद। तो क्या फॉर्मूला हमारा I 1 - T RV माइनस NP डिवाइड बाई N डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 इंटू 100। डन। YTM अप्रोच में सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरा कैश फ्लो, किस साल में मेरे कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं। बाद में ऑल कैश फ्लो को आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। जो भी मेरा इंटरेस्ट का पोर्शन होगा कोस्ट ऑफ डेट के अंदर, वो सब मुझे आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। देन स्टेप 2 क्या था? मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। टू डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूंगा। एक वैल्यू मेरा पॉजिटिव होना चाहिए और एक वैल्यू मेरा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। देन मेरा स्टेप 2 आएगा। मेरा IRR का फॉर्मूला है लो रेट प्लस NPV L डिवाइड बाय NPV L माइनस NPV हाई, हाई माइनस लो। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला थे। अब बात करते हैं फटाफट कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। तो कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का भी 3 पार्ट पढ़ते हैं, इनरिडीमेबल, रिडीमेबल और YTM अप्रोच। इनरिडीमेबल का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? इनरिडीमेबल का फर्स्ट फॉर्मूला है जो भी मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है उसको मैं डिवाइड करूंगा नेट प्रोसीड से इंटू 100। अगर इनरिडीमेबल है तो मेरा KE इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड भी। ये वाला फॉर्मूला भी मेरा सही रहेगा कि जो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट होगा PD रेट, वही मेरा कोस्ट ऑफ इक्विटी क्यों लिख दिया भाई, कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। क्या? कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू PD रेट। डन। रिडीमेबल है तो क्या हो जाएगा? तो जैसे हमारा ऊपर फॉर्मूला था कोस्ट ऑफ डेट का जिसमें हमने रिडम्पशन वैल्यू को कंसीडर किया था, वैसे ही इसमें होगा PD प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाय N डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 इंटू 100। लास्ट 3 लेक्चर से हमने सारे के सारे फॉर्मूला हमने इन डिटेल में एक्सप्लेन कर लिए, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कोस्ट ऑफ डेट, कोस्ट ऑफ रेफरेंस सेट पढ़ लिया था। तो सेकंड लेक्चर में हमने कोस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ लिया था और कल हमने अराउंड अराउंड 40 मिनट्स लगा के सारे फॉर्मूला को फिर से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। YTM अप्रोच, तो YTM में सबसे पहले हम करेंगे आइडेंटिफाई कैश फ्लो। प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा? इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड का पार्ट तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम प्रेफरेंस डिविडेंड कब पे करते हैं? टैक्स पेमेंट होने के बाद ही करते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एंड फाइंड आउट NPV with two discounting rate out of one NPV is positive and another one is negative, ठीक है। दो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे, दोनों डिस्काउंटिंग फैक्टर से हम NPV ढूंढेंगे। एक NPV हमारा पॉजिटिव रहेगा और एक हमारा नेगेटिव रहेगा। फॉर्मूला IRR का सेम रहेगा, L प्लस NPVL डिवाइड बाई NPVL माइनस NPVI, हाई माइनस हाई इंटू हाई माइनस लो। डन। सेकंड थर्ड कॉन्सेप्ट था हमारा कोस्ट ऑफ इक्विटी। कोस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर टोटल 5 मॉडल्स हमें दिखाए हैं। पहला था डिविडेंड प्राइस अप्रोच, थर्ड था अर्निंग प्राइस अप्रोच, थर्ड हमारा था ग्रोथ अप्रोच जिसको हम गोल्डन्स मॉडल भी बोलते हैं, फोर्थ हमारा है जियोमेट्रिक मीन और फिफ्थ मॉडल है हमारा CAPM, ठीक है, कैपिटल असेट प्राइस मॉडलिंग। देन डिविडेंड प्राइस अप्रोच में हमने क्या अजम्पशन लिया था कि डिविडेंड है ना वो मेरा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर तक हमारा जो भी डिविडेंड होगा पेमेंट वो सेम जाएगा, ठीक है। कोस्ट ऑफ इक्विटी, उसका फॉर्मूला था कोस्ट ऑफ इक्विटी D डिवाइड बाय NP इंटू 100। अर्निंग प्राइस अप्रोच का क्या था? तो अब अर्निंग प्राइस अप्रोच का अजम्पशन था कि मेरा अर्निंग कांस्टेंट रहेगा, तो मेरा फॉर्मूला हो गया E डिवाइड बाय NP इंटू 100। डन। ग्रोथ अप्रोच या तो फिर बोल लो गॉर्डन्स मॉडल, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला मॉडल है। तो गॉर्डन अप्रोच कैसे कोस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करने के बारे में बताता है। तो वो बोलता है कोस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड 1 डिवाइड बाई P0 इंटू ग्रोथ, जहां पे हमारा D1 इज इक्वल टू जो लास्ट टाइम हमने डिविडेंड दिया है उसके बाद आने वाला, मतलब कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमारा क्या होगा उसे हम डिविडेंड 1 बोलते हैं, D1। और P0 माने जो भी हमारा शेयर का मार्केट वैल्यू चल रहा है वो, प्लस कंपनी का ग्रोथ कितना हो रहा है। अब बात करते हैं ग्रोथ कैसे ढूंढते हैं। तो ग्रोथ दो तरीके से ढूंढ सकते हैं, एक तो एवरेज मेथड से, दूसरा है गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल है।
तो सबसे पहला एवरेज मेथड जो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है, जो हमारा लेटेस्ट डिविडेंड है उसको हम डिवाइड करेंगे लास्ट डिविडेंड से, मतलब कि जो भी हमारा लास्ट डिविडेंड हमने देखा था 1 to 6 ईयर का, हमने एक मॉडल लेके वहां पे पूरा का पूरा इसका कैलकुलेशन किया था, √n-1 डन, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब जहां पे D0 हमारा था करंट ईयर का डिविडेंड और DN था पास्ट एन ईयर डिविडेंड, मतलब कि पास्ट का कोई भी एन ईयर का डिविडेंड, मतलब कि 1 2 3। ओके, अब यहाँ पे कोई सरकमस्टांस ऐसा आ जाए जैसे कि 14.641 था डिवाइड बाय 10 √5, तो अब इसको हम इस फॉर्मूला को हम हमारे शब्दों में कैसे, अरे हमारे हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे इतने पार्ट को। तो इतने पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या सीखा था, सबसे पहले जो D0 है DN है उसको डिवाइड कर दो, बाद में सेकेंड स्टेप हमारा है अंडर रूट दबाओ 12 टाइम्स के लिए, 12 टाइम्स हम अंडर रूट दबाएंगे, -1 करेंगे, डिविडेंड बाय n, मतलब डिवाइड बाय n, जो भी हमारा -1 करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमने यहाँ पे जो n लिया होगा उस n से हम डिवाइड करेंगे। n कितना लेना है, n हमें जितने भी जैसे 1 to 6 ईयर दिया है तो हमें n 5 ईयर्स लेना है, अगर 1 to 5 दिया है तो हमारा n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। डन, लास्ट लेक्चर में समझे थे। तो अंडर रूट 12 टाइम्स दबाएंगे, -1 करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे n से, प्लस फिर से कर देंगे 1, बाद में मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इस -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। गॉर्डन्स मॉडल क्या बोलता है, तो गॉर्डन्स ने बोला ढूंढने का एक और मेथड है, कंपनी अर्निंग कितना कर रही है, कंपनी का एक्सपेक्टेड अर्निंग कितना है। तो कंपनी का एक्सपेक्टेड अर्निंग था 10%, मल्टीप्लाई बाय कर दो कितना कंपनी अर्निंग रिटेंशन रेशियो लगती है, मतलब कि कितना कंपनी अपने पास रिटेन करके रिजर्व एंड प्लस सरप्लस में ले जाती है, तो वो 60% ले जाती है, तो हमने बोला था 6% हमारा जी होगा। डन, उसके बाद जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन आपको 2 से 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, अगर 2 मार्क्स में पूछेंगे तो एमसीक्यू में पूछेंगे, या तो फिर 5 मार्क्स का सीधा सीधा एक सम आ जाएगा। डन, तो जियोमेट्रिक मीन कैसे चलता था, तो जियोमेट्रिक मीन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना हो तो n अंडर रूट 1+y1 इंटू 1+y2 से लेके 1+yn, मतलब कि वहां पे जितने आपको दिए हो y1 वहां तक का कैलकुलेशन करने का, और वो जब पूरा कैलकुलेशन खत्म हो जाए उसमें से हम -1 कर डालेंगे। अब ये जो 1+y1 है वो क्या डिनोट करता है, तो 1+y1 डिनोट करता है d1+p1 डिवाइड बाई p0। ठीक है, अगर हमें ऐसा पूछा जाए 1+y2 क्या डिनोट करता है, तो 1+y2 क्या डिनोट करेगा, यहाँ एक की जगह 2 हो जाएगा और यहाँ 0 की जगह 1 हो जाएगा, मतलब कि एक कदम आगे बढ़ जाएगा, d2+p2 डिवाइड बाई p1। ओके, रेफरेंस के लिए हमने बोला था एक ही इसका क्वेश्चन है, वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 11। तो आप लोग क्या करना, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 को है ना क्या करना आप एक बार देख लेना, ठीक है, हमने वो ऑलरेडी समझा दिया है। CAPM मॉडल, तो CAPM मॉडल कैसे वर्क करता है कि रिस्क फ्री रिटर्न इन्वेस्टर इतना कमाना चाहेगा, कि इतना रिस्क फ्री रिटर्न है, इतना इन्वेस्टर कमाना चाहेगा, जो हमारा मार्केट का रिस्क है उसको हम रिस्क फ्री रिटर्न से माइनस कर डालेंगे, तो जो वैल्यू आएगा उसको एक बीटा नाम के फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सम के अंदर आपको डायरेक्ट दिया जा सकता है रिस्क फ्री रिटर्न, या तो फिर बोला जा सकता है रिस्क रिटर्न इन मार्केट RM, या तो फिर है ना ये RM माइनस RF डायरेक्ट आपको सम में दे देंगे और बोलेंगे ये रिस्क प्रीमियम है, और बीटा को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी खत्म हुआ। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की बात करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग KE इज इक्वल टू KR, मतलब कि जितने भी KE के फॉर्मूले KE के हैं वो सारे के सारे पांचों के पांच KR में भी लगेंगे। ठीक है, अब KE इज इक्वल टू KR तो हमने कर दिया, लेकिन एक हमारा नोट थे कि ऑल KE फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई इन KR, जितने भी हमारे फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के वो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में भी यूज होंगे, बट वी डू नॉट कंसिडर अ फ्लोटेशन कॉस्ट और इश्यू कॉस्ट व्हेनेवर वी कैलकुलेट KR, मतलब कि हम जब भी हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग करेंगे तब हम फ्लोटेशन कॉस्ट और इश्यू कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे हमारे कैलकुलेशन में, तो हमारा जो P0 या फिर जो भी नेट प्रोसीड हमारा आएगा वो विदाउट 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 फ्लोटेशन कॉस्ट रहेगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं WACC की। तो WACC का हमने सीधा सीधा चार्ट बना के दे दिया था आपको, एक जगह हम लिखेंगे सोर्स ऑफ कैपिटल, बाद में हम लिखेंगे अमाउंट, वेट लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे और WACC लिखेंगे। ठीक है,
वेट कैसे हमें मिलेगा भाई? अमाउंट हमें सम में से मिल जाएगा, सोर्स ऑफ कैपिटल भी हमें सम में से मिल जाएगा। वेट कैसे मिलेगा? तो वेट मिलेगा इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल अमाउंट। ओके, तो ये जो भी इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल है उसका जो अमाउंट है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल बी से, तो हमें हमारा वेट का पोर्शन मिल जाएगा। कोस्ट, कोस्ट हमने ऊपर के जो भी 4 फॉर्मूला है उससे हमने हमारा कोस्ट ढूंढा होगा, तो हमें हमारा कोस्ट मिल जाएगा। इसका और इसका ओनली मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें WACC मिल जाएगा, और इसका टोटल करेंगे तो हमें टोटल में WACC मिल जाएगा। इसके अलावा क्या बात की थी इन क्वेश्चन? WACC, अगर WACC पूछा होगा तो या तो वो बोलेंगे बुक वैल्यू पे गिनना है, या तो वो बोलेंगे मार्केट वैल्यू पे गिनना है। डन। अगर सॉरी, सर्दी हो गई पिछले 3-4 दिनों से, कोई बात नहीं। बुक वैल्यू पे बोलेंगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बुक वैल्यू सारी वहां दे देगी। बट जब मार्केट वैल्यू बोलेगी और ये सिर्फ ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो क्या हो सकता है कि बुक वैल्यू में वी हैव बोथ इक्विटी शेयर अमाउंट एंड रिटेन अर्निंग अमाउंट, बट इन मार्केट नो वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग। मार्केट में कोई भी रिटेन अर्निंग का हमारा वैल्यू होता नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर का ही वैल्यू होता है। तो इफ के इज इक्वल टू के आर नो प्रॉब्लम, बट के ई डज नॉट इक्वल टू के आर। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दोनों सेम है, तो हमने आगे भी सब में देख लिया है कि अगर आप दोनों को अलग अलग लिखो या साथ में उनकी कॉस्ट लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दोनों अलग है। तो देन फॉलो दिस स्टेप। पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें ना इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। बाद में देखेंगे कि बुक वैल्यू के हिसाब से इक्विटी शेयर का अमाउंट और बुक वैल्यू के हिसाब से हमारा रिटेन अर्निंग का अमाउंट कितना है, और जो ये मार्केट वैल्यू आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग। जो भी हमारा बुक वैल्यू के हिसाब से रेशियो आएगा, यहाँ पे 10 लाख 20 लाख का रेशियो है, उस हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इफ सम ऑब्लिक क्वेश्चन नथिंग से वी कैलकुलेट आवर WACC ऑन बुक वैल्यू। अगर सम कुछ भी नहीं बोलता है तो हम WACC को किस पे गिनेंगे? बुक वैल्यू पे। मस्त 12 मिनट में हमने सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लिया है। तो अब हम हमारे सम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से, ठीक है, एक इजी सम है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का गिवन बिलो। इक्विटी शेयर ₹100 ईच 24 लाख के, 9% का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 4 लाख रुपए का, 11% का डिवेंचर है 12 लाख रुपए का, टोटल हमारे पास है 40 लाख रुपए। द कंपनी हैड पेड इक्विटी डिविडेंड एट द रेट 25%। कंपनी ने अभी तक जो भी डिविडेंड पेड किया है, मतलब कि ये D0 के बारे में इन्फो दी है, D0 इन्फो दी है कि कंपनी है ना 25% डिविडेंड पेमेंट करती है। अब कभी भी इंटरेस्ट हो, PD हो या डिविडेंड की बात की हो और परसेंटेज में बात की हो, तो हम क्या करते हैं, हमें उसको फेस वैल्यू पे लगाना होता है। तो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है ₹100, तो 100 इंटू 25%, तो D0 इज इक्वल टू 25 रुपीज। डन। लास्ट ईयर, ओके, ये लास्ट ईयर की बात हो गई। लाइकली टू ग्रो 5%, तो ये हमारे जी की बात हो गई है। द कंपनीज करंट मार्केट प्राइस, ये P0 की बात हो गई है, ठीक है। कंसिडरिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ये ठीक की बात हो गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स ऑफ कैपिटल, एंड सेकेंड हमें WACC ढूंढना है। तो फटाफट ये सब हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्वेश्चन 27 में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का हमारा फॉर्मूला जाएगा D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G। डन, ये हमारा फॉर्मूला जाएगा। रिसाइज नहीं, स्टाइल। डन, ये हमारा फॉर्मूला जाएगा। तो अब हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले D0 ढूंढना पड़ेगा। तो D0 इज इक्वल टू, हमने पहले ही पढ़ लिया था, 100 रुपीज का एक शेयर है और 25% डिविडेंड देते हैं, तो D0 इज इक्वल टू 25 रुपीज हो जाएगा। अब मुझे D1 ढूंढना है, तो D1 का फॉर्मूला क्या है? D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी, ठीक है। डी जी है हमारा 5%, तो यहाँ पे 25, 1 प्लस 0.05, तो ये हमारा हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 1.05, ये हमारा हो जाएगा 26.25 रुपीज, ठीक है। और P0 तो हमें डायरेक्ट दे ही दिया है, P0 इज इक्वल टू 200 रुपीज। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 है हमारा 26.25,
P0 है 200 रुपीज, G है 0.05, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा 26.25 डिवाइड बाई 200 प्लस 0.05 इंटू 100, तो ये आपका बन जाएगा 18.125%। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है आप इतना लिख के डायरेक्ट आंसर भी लिख दोगे तो अभी चलेगा। ठीक है, तो सोर्सेस में से सबसे पहले इक्विटी शेयर का हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढ लिया। अब बात क्या है, अब है बात रेफरेंस शेयर की। तो सेकंड है हमारा केपी का बात चल रहा है। तो मैंने पहले भी बोला अगर केपी के लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं है और इनरिडीमेबल है, यहाँ पे इनरिडीमेबल है, तो केपी इज इक्वल टू रेट ऑफ पीडी हो जाएगा। माने केपी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9% डायरेक्ट। या तो फिर आप हमारा फॉर्मूला लिखते, क्या लिखते, पीडी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। पीडी हमारा कितना है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 100 रुपीज का एक है 9%, तो 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो अभी ये आपका क्या होता, 9% ही होता। डन। ठीक है, थर्ड थर्ड हम ढूंढेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट के लिए मैंने एक दो इनरिडीमेबल के लिए दो फॉर्मूला बताए थे, तो हमारा जो सेकंड फॉर्मूला आज हमने देखा है वो देख लेते हैं। रेट -1 माइनस टी। रेट हमारा कितना है, रेट है हमारा 11%। टी कितना है, टैक्स हमारा है 30%। 1 माइनस 0.3, तो 11 इंटू 0.7, तो ये हमारा हो जाएगा 7.7%। डन। तो ये भी हमें हमारा मिल गया। तो तीनों की हमारी कॉस्ट हमें यहाँ पे मिल गई। अब पहला हमारा काम खत्म हो गया, दूसरा हमें बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ढूंढना है। तो फोर्थ फोर्थ हम ढूंढ लेंगे WACC। कैसे ढूंढना है, सोर्स ऑफ कैपिटल, अमाउंट, वेट, देन हमारा आ जाएगा कॉस्ट, एंड देन हमारा आ जाएगा WACC। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, एंड लास्ट में हमारा डेट था। अमाउंट क्या है, 24 लाख, 4 लाख और 12 लाख। 4 लाख एंड 12 लाख, इसका टोटल था हमारा 40 लाख। डन। 24 डिवाइड बाई 40, अब वेट ढूंढ लेते हैं। 24 डिवाइड बाई 40 हमारा हो जाएगा 0.6। 4 डिवाइड बाई 40 0.1। 12 डिवाइड बाई 40 आई थिंक सो 0.3। तो ये आपका वेट का टोटल होना चाहिए 1, तो यहाँ पे ये 1 हो रहा है। कॉस्ट हमने पहले ही ढूंढ ली है, इक्विटी की कॉस्ट है 18.125। बाद में केपी की है 9% एंड डेट की हमारी है 7.7%। ठीक है, 0.6 इंटू 8.125, तो ये हमारा हो जाएगा 10.875। बाद में 0.1 इंटू 9 हम करेंगे तो हमें तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा 0.9। डन। बाद में 0.3 इंटू 7.7, तो ये हमारा हो जाएगा 2.31। तो टोटल WACC हमारा आ जाएगा GT प्लस 0.9, टोटल WACC हमारा आ जाएगा 14.085। डन। तो इसी के साथ हमारा WACC भी हमने ढूंढ लिया। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। एक कितनी हार्डली 12 और 6 मिनट लगी ये सम करते करते। आप चाहो तो इसको इससे भी जल्दी, मतलब कि 4 to 5 मिनट्स में ही खत्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ अ मेसर्स केडी लिमिटेड। मेसर्स केडी लिमिटेड की बैलेंस शीट के कुछ पार्ट हमें यहाँ दे दिए। ऑर्डिनरी शेयर है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, वो 5 लाख के है। शेयर प्रीमियम है हमारा 1 लाख रुपए। रिटेन प्रॉफिट है हमारा 6 लाख रुपए। 8% के प्रेफरेंस शेयर है जिसका फेस वैल्यू ₹25 पर शेयर है, जो हमारा है 4 लाख रुपए। 12% का डिबेंचर है जिसका फेस वैल्यू है ₹100, ये हमारा होगा 6 लाख रुपए। टोटल हमारा इक्विटी, टोटल हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का जो एक्सट्रैक्ट है वो 22 लाख का हो रहा है। ठीक है, द ऑर्डिनरी शेयर आर करंटली प्राइस ₹39 एक्स डिविडेंड। ठीक है,
तो एक्स डिविडेंड पे हमारे 39 रुपीज के हिसाब से जो हमारा शेयर है वो चल रहा है। प्रेफरेंस शेयर इज प्राइस्ड एट 18% कम डिविडेंड। जो हमारा प्रेफरेंस शेयर का प्राइस है वो 18% कम डिविडेंड के ऊपर चल रहा है। देन the debenture are selling at 120% x interest. The applicable tax rate KD Limited is 30% and KD Limited cost of equity has been estimated 19%. Calculate WACC of a KD Limited on market value. तो इतना हमें यहाँ पे दिया है। पहले तो क्या समझते हैं एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड का मीनिंग क्या समझते हैं, पहले वो दोनों समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स डिविडेंड का मीनिंग होगा, अरे ये नहीं, समरी। अगर पहली बात कोस्ट ऑफ कैपिटल का आप जब भी चैप्टर करो, कोस्ट ऑफ कैपिटल का आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, एनी क्वेश्चन, तो आपको कौन सा अमाउंट कंसीडर करना है, तो वी कंसीडर एक्स अमाउंट। ठीक है, अब ये एक्स अमाउंट क्या हो सकता है, एक्स अमाउंट हो सकता है एक्स डिविडेंड, ठीक है, एक्स इंटरेस्ट, बाद में एक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब कि एक्स के आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, पीडी हो सकता है। तो हमें ऑलवेज ट्राई करना है, ट्राई क्या, हमें ऑलवेज करना है, अगर सम में एक्स और कम कुछ लिखा हो तो हमें एक्स वाला चीज यूज करना है। ठीक है, आप अपने अकाउंट्स में पढ़ते हो और राइट नाउ वो अपना पूरा कोर्स फाउंडेशन में चला गया है अकाउंट्स का, शेयर कैपिटल वाला, ये फाउंडेशन में ही था, शायद फाउंडेशन में ही था पहले। तो उसमें है ना एक कॉन्सेप्ट आता था एक्स डिविडेंड का और एक्स इंटरेस्ट का। तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहता था, जब भी सम ऐसा बोल रहा है एक्स, तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, मतलब कि जो भी प्राइस कोटेड है, जो भी मेरा प्राइस कोटेड है उसमें से मेरा डिविडेंड का अमाउंट एक्सक्लूड कर दिया है, मेरा प्रेफरेंस शेयर में से प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट कैंसिल कर दी, एक्सक्लूड कर दिया। एग्जांपल देता हूं, 102 रुपीज 102 पर शेयर is including ₹2 पर डिविडेंड। जो हमारे 102 रुपए का प्राइस है ना उसके अंदर इंक्लूड है ₹2 पर डिविडेंड। तो जब भी हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर करना होगा हमें 102 कंसिडर करने का, तो नहीं, इसको बोलते हैं हम कम डिविडेंड, मतलब कि इस प्राइस के अंदर हमारा डिविडेंड का प्राइस भी इंक्लूडेड कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, कम डिविडेंड प्राइस 102 माइनस एक्स डिविडेंड, मतलब कि माइनस हम करेंगे यहां से डिविडेंड ₹2, तो हमें मिल जाएगा ₹100। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एक्स प्रेफरेंस शेयर प्राइस या एक्स डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर प्राइस। ठीक है, तो अब ये जब अपना सम देखोगे तो इस सम के अंदर क्या बोला है कि द ऑर्डिनरी शेयर आर करंटली प्राइस एट ₹39 एक्स डिविडेंड, मतलब कि ये जो 39 रुपीज का प्राइस है उसमें से ये डिविडेंड का एक्स डिविडेंड हमारा एक्सक्लूड किया हुआ है 39। एक्स को आप एक्सक्लूडिंग पढ़ो और कम को आप इंक्लूडिंग पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे मैं कम का भी मीनिंग लिख देता हूं, कम मीन्स इंक्लूडिंग इन द प्राइस। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल एक्चुअली इसका है, बट इसमें दोनों चीजें आ गई। ये जो 102 है ना, ये कम डिविडेंड बोला जाता है, कम डिविडेंड प्राइस, बाद में डिविडेंड माइनस कर दूंगा तो जो 100 रुपया आया इसको एक्स डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड लाइन पढ़ो, जो हमारा प्रेफरेंस शेयर का प्राइस है ना उसके अंदर 18 रुपए कम डिविडेंड है। 18 रुपए कम डिविडेंड का मीनिंग क्या हो गया कि ये 18 रुपए के अंदर जो भी हम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को देते हैं वो इंक्लूड किया हुआ है। बाद में क्या बोला है, जो हमारा डिबेंचर है ना वो 120% एक्स इंटरेस्ट है। तो ठीक है, जो भी हमारा डिबेंचर का भाव है वो एक्स इंटरेस्ट है, वो 120% है।
इसका मतलब क्या होगा, हमारा फेस वैल्यू डिबेंचर का 100 रुपीज है, 100 का 120% हमारा 120 रुपीज ही हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा 120 रुपीज डिबेंचर का प्राइस होगा वो एक्स इंटरेस्ट होगा। द एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑफ केडी लिमिटेड इज 30%। केडी लिमिटेड कोस्ट ऑफ इक्विटी हैज बीन एस्टिमेटेड 90%। तो कोस्ट ऑफ इक्विटी इन्होंने बोला है वो है हमारी 90% है। कैलकुलेट द WACC ऑन द केडी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी चीजें गिनना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13, प्रैक्टिकल बुक है ना, ये हम हटा दो। प्रैक्टिकल बुक क्वेश्चन नंबर 13 डन। WACC गिनना है, लेकिन WACC गिनने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक का कोस्ट गिनना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या गिनता हूं, मैं हमारा ऑर्डिनरी शेयर का कोस्ट गिन लेता हूं, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहां से नहीं गिनते, हम यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर आर करंटली प्राइस ₹39, ठीक है, इसको अभी साइड में रख देते हैं। हम प्रेफरेंस शेयर से गिनना स्टार्ट करते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें दे दिया है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर इज प्राइस्ड ₹8 कम डिविडेंड। तो जो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड का प्राइस है वो कितना है, ₹18 कम डिविडेंड है। तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस नंबर 1। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है पीडी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है, मुझे पीडी ढूंढना है। तो मैं पहले प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढ देता हूं। तो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा, फेस वैल्यू है ₹25 और 8% का भाव चल रहा है। तो 25 इंटू 8%, ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 8%, ये हमारा हो जाएगा ₹2 पीडी। डन। तो मुझे मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड हमें मिल चुका है। उसके बाद मुझे नेट प्रोसीड ढूंढना है। तो नेट प्रोसीड ढूंढने के लिए इन लोगों ने मुझे क्या बोला है कि जो मेरा मार्केट में भाव चल रहा है ना प्रेफरेंस शेयर का, वो ₹80 कम डिविडेंड है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कम डिविडेंड प्राइस, कम डिविडेंड प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना था हमारा, ₹18, ठीक है। कम डिविडेंड है, इसका मीनिंग क्या है, कम डिविडेंड का मीनिंग है इस प्राइस के अंदर हमारा डिविडेंड का पोर्शन इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो इसमें से मैं डिविडेंड का पोर्शन रिमूव करके मैं इसको एक्स प्राइस बना दूंगा, मतलब कि मार्केट प्राइस लेके आऊंगा। तो मैं माइनस करता हूं डिविडेंड। तो डिविडेंड मैंने पहले ही ढूंढ लिया, वो ₹2 है, वो मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, मुझे मिलेंगे ₹16। ये ₹16 क्या है, ये ₹16 ओरिजिनल में है मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इसको मैं बोल दूंगा नेट प्रोसीड। इसका मीनिंग क्या हुआ, आज अगर मुझे इस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर परचेज करने हैं मार्केट में से, तो ये मुझे ₹16 के भाव के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। डन। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पीडी हमने ढूंढ लिया ₹2, ₹16 ये है इंटू 100, ठीक है। 2/16 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 12.5%। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने इसी को ही हमारा क्या बना लिया था, इसी को ही हमने हमारा कोस्ट बना लिया था। लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो था ना वो बुक वैल्यू बेस्ड था। अब हमारा जो नेट प्रोसीड है ना वो ₹25 नहीं है, ₹60 है। मतलब कि मेरा डिविडेंड पेइंग का अमाउंट और मेरा नेट प्रोसीड दोनों अलग अलग है, मतलब कि दोनों फेस वैल्यू पे नहीं है, ठीक है। अगर फेस वैल्यू पे होते तो 8% दिया था, क्या होता, 2/25 इंटू 100, 2/25 इंटू 100, तो अभी वो 8% ही आता। बट मेरा ये 25 की जगह मेरे को कितना लेना पड़ रहा है, मेरे को 16 लेना पड़ रहा है, उसकी वजह से ये केपी आपका मैच नहीं होगा। डन। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हमने ढूंढ लिया। सेकेंड अब हम ढूंढेंगे, तो ये हमारा ये हो गया, जो डिबेंचर है ना वो सेल हो रहे हैं 120% एक्स अमाउंट पे। 120% एक्स अमाउंट मतलब 120 होंगे। तो सबसे पहले हम क्या दे लेते, डिबेंचर प्राइस एट मार्केट। बुक वैल्यू हमारा ₹100 है और मार्केट में ये 120% के हिसाब से चल रहा है, तो ये ₹120 ही होगा, ठीक है। केडी का फॉर्मूला क्या है,
तो यहाँ पे रिडीमेबल नहीं है, इनरिडीमेबल है। तो केडी का फॉर्मूला हमारा आ जाता है केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। तो इंटरेस्ट हमें ढूंढना है, तो इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है 12% के हिसाब से, तो 100 इंटू 12%। 1 माइनस टी टैक्स है हमारा 30%, तो 1 माइनस 0.3। नेट प्रोसीड हमने ढूंढ लिया है, वो है 120 इंटू 100। तो ये हमारा है कॉस्ट ऑफ डेट 100 इंटू 12% इंटू 0.7 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 7%। कॉस्ट ऑफ डेट आपका हो जाएगा 7%। तो हमारा ये वाला पोर्शन भी हमने कंप्लीट कर दिया है। डन। अब यहां पे बोल दिया है केडी लिमिटेड जो है उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हैज बीन एस्टिमेटेड एट 19%। तो थर्ड हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन लोगों ने बोल दिया है वो 90% है। डन। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें सारी फिगर मिल गई, देखो देखते हैं। इसका अमाउंट मिल गया, इसका फिगर मिल गया। ऑर्डिनरी शेयर का क्वेश्चन के अंदर दे दिया था रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो मैं क्या मान लूंगा के इज इक्वल टू के आर है। डन। अब यहाँ पे के इज इक्वल टू के आर है, तो मैं क्या अपनी समरी में हमने बात की थी कि मुझे अगर वो डज नॉट इक्वल टू हो तो मुझे अलग अलग करना पड़ेगा और रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि के इज इक्वल टू के आर है। ठीक है। शेयर प्रीमियम पूरी चीज ही अलग है। शेयर प्रीमियम का कभी भी कोई कॉस्ट होता नहीं है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है शेयर प्रीमियम क्या होता है। ठीक है। किसी को ना बताओ तो अकाउंट्स के लेक्चर फिर से जाके देखिए, वहां पे डिटेल में फाउंडेशन के अकाउंट्स के लेक्चर फिर से जाके देखिए, या 11 12 के लेक्चर जाके देखिए, वहां आपको डिटेल में पता चल जाएगा शेयर प्रीमियम होता क्या है, शेयर प्रीमियम कैसे वर्क करता है। ठीक है। WACC हमें अब ढूंढना है। WACC ढूंढने के लिए हमें क्या करेंगे, नंबर सोर्स, बाद में अमाउंट उसकी। अब यहाँ पे अकेला अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू पे निकालना था पूरा का पूरा। WACC मार्केट वैल्यू पे पूरा का पूरा निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उठा लेता हूं, उसके नंबर ऑफ नंबर्स उठा लेता हूं, मतलब कि कितने इक्विटी शेयर है, कितने मेरे प्रेफरेंस शेयर है, वो उठा लेता हूं। बाद में मैं उसका मार्केट वैल्यू लिख देता हूं। तो मुझे क्या अमाउंट डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे, यस। तो ये मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से टोटल मैंने इसका जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज कर दिया है। अब क्या अमाउंट के बाद मेरा आ जाएगा वेट, वेट के बाद आ जाएगा मेरा कोस्ट, और कोस्ट के बाद आ जाएगा मेरा WACC। डन। सोर्स कौन कौन से थे, तो इक्विटी, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। तो ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। ठीक है। उनके नंबर्स हम यहाँ पे ले आते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑर्डिनरी शेयर था 5 लाख डिवाइड बाई 10। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50,000। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 50,000 ऑर्डिनरी शेयर। अब बात कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर की। ठीक है, डायरेक्ट लिख दोगे तो कोई वांधा नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, 4 लाख अमाउंट था, तो 4 लाख डिवाइड बाई 25। तो ये हमारा हो जाएगा 4 लाख डिवाइड बाई 25। ये हमारा हो जाएगा 60,000 नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000। बट मैं बोलूंगा ऑन द बेटर चांस आप हर चीज लिखो जो भी आप कर रहे हो। लास्ट में 6 लाख डिवाइड बाय 100, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा 6,000। डन। नंबर्स आ गया। मार्केट वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो हमारा ऑर्डिनरी शेयर का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, तो हमारे ऑर्डिनरी शेयर का मार्केट वैल्यू यहाँ पे दिया था 39 रुपीज। तो ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 39 रुपीज। प्रेफरेंस शेयर का प्राइस हमने यहाँ पे ढूंढा है, तो ये 16 रुपये हमने ढूंढा है, तो वो हमारा प्रेफरेंस शेयर का प्राइस चला जाएगा। डिबेंचर की बात कर लेते हैं, तो डिबेंचर का प्राइस भी हमने ढूंढा था, ये रहा 120, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। डन। मल्टीप्लीकेशन कर लेते, 50,000 इंटू 39, ये हमारा हो गया 1954 टाइम्स 0। 16,000 इंटू 16, तो ये हमारा हो गया 2,56,000। 6,000 इंटू 120, 7,20,000। 7,20,000।
इसका टोटल हमारा हो जाएगा ग्रांड टोटल 29-26 लाख। 1 2 3 29-26 लाख। ओके, 29-26,000 हमारा हो गया। अब वेट निकाल लेंगे तो 195 डिवाइड बाई 29-26,000 ये हमारा हो जाएगा 0.666। डन। 2,56,000 डिवाइड बाई 29-26,000 ये हमारा हो जाएगा 0.0875। डन। उसके बाद यहाँ पे 4 भी लिख ही दो, चलो ना। 7,20,000 डिवाइड बाई 7,20,000 डिवाइड बाई 29-26,000 ये हमारा हो गया 0.2461। अब कोस्ट ले लेते हैं। तो इक्विटी की कोस्ट तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट दे दी थी 19%, तो ये हमने लिख दिया 19%। रेफरेंस की हम ढूंढ के कितनी लाए थे 12.5 एंड 7%, तो 12.5 एंड 7%। सिंपली हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.6664 इंटू 19, तो ये हमारा हो जाएगा 12.6616। ठीक है, 0.0875 इंटू 12.5, तो ये हमारा हो जाएगा 1.09375। डन। 0.2461 इंटू 7, ये हमारा हो जाएगा 1.7227, और इसका हम जीटी दबाएंगे तो जीटी के बाद इसका आंसर आ जाएगा 15.47805%। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हमें कितना लगा टाइम, एक 10 मिनट हमें ये क्वेश्चन 30 करने में लगा। तो क्वेश्चन 13 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या बोल रहा है, शाइन लिमिटेड का हमें 31/3/2024 का बैलेंस शीट का एक पोर्शन दे दिया है, कैपिटल वाला। इक्विटी शेयर कैपिटल है 45 लाख की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 36 लाख की, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज ईच है। रिटेन अर्निंग है 32 लाख रुपीज की। 13% के कन्वर्टेबल डिबेंचर है 100 रुपीज के, मतलब कि 67 लाख के हमारे 30% के कन्वर्टेबल डिबेंचर है। ये एक सीखने वाला पॉइंट है, अभी हम सीखेंगे। 11% का टर्म लोन है 20 लाख का। तो टोटल हमारा 2 करोड़ का टोटल हम कैपिटल उठा के लाए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है, कंपनी ने इश्यू किए हैं जो 30% के कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 के 1/4/2023 को विथ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर, मतलब कि ये हमारे 6 साल के बाद मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है। At maturity, the debenture holder will have an option to convert the debenture into a equity share of a company in the ratio of 1:4। 1:4 का मीनिंग बाजू में लिखा है, 4 शेयर के सामने एक डिबेंचर हम देंगे, मतलब कि एक डिबेंचर हम उनका ले लेंगे और उनको कितने डिबेंचर दे देंगे, 4 डिबेंचर। द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹25 ईच as on 31st March 31st 3 2025 and growth rate of the share is 6% per annum। तो ठीक है, इसको कैसे ढूंढना है हम फाइंड आउट अभी करेंगे। जो हमारा प्रेफरेंस स्टॉक है, मतलब कि ये वाला पोर्शन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला स्टॉक, रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स इज करंटली सेलिंग एट ₹120 पर शेयर। मतलब कि ये क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू था 100 रुपीज का, तो मैं क्या मानूंगा पता है, ये जो फेस वैल्यू यहाँ पे 100 रुपीज दिया है ना, ये मेरा नेट प्रोसीड है। अब ये 100 रुपीज का आज मैं कहीं पे भी सेल करने जाऊंगा तो मुझे कितना 150 रुपये मिलेगा। मतलब कि अगर कंपनी ने इसको 100 रुपये में इश्यू किया है, उसका वैल्यू आज 150 हो गया है, मतलब कि 50 रुपये से इसका मार्जिन बढ़ चुका है। ठीक है। द प्रिवेलिंग डिफॉल्टिंग रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 10 ईयर्स जीओआई इंटरेस्ट बॉन्ड इज 6%। तो ये रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, मतलब ये आरएफ है हमारा। एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8%। मार्केट रिस्क प्रीमियम बोला है तो ये आर एम माइनस आर एफ होगा हमारा। ठीक है। एंड बीटा दे दिया है 1.54 का, ये बीटा हमें यहाँ दे दिया 1.54। ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स है हमारा 25%। रेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स इज 20%। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कन्वर्टेबल डिबेंचर, रिटेन अर्निंग, टर्म लोन। ये 5 चीजें हमें यहाँ पे ढूंढने के लिए इन लोगों ने बोला है। तो एक एक करके हम सारी चीजें ढूंढेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, इक्विटी शेयर को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39।
सबसे पहले हमें क्या ढूंढने को बोला है, इक्विटी शेयर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ढूंढने के लिए हमारे पास यहाँ पे नंबर सी में जो दिया है वो चीज काम की है। ये नंबर सी को हमें पढ़ के क्या पता चला, यहाँ पे हमारा मॉडल लगेगा सी ए पी एम ही मॉडल था या सी ए पी एम ही था मॉडल, है ना? सी ए पी एम, हाँ सी ए पी एम वाला मॉडल जो था हमारा वो लगेगा। सी ए पी एम का फॉर्मूला क्या है, तो सी ए पी एम इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा रिस्क ऑफ मार्केट माइनस रिस्क ऑफ फ्री, आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। तो रिस्क फ्री रिटर्न हमारा कितना दिया है सम के अंदर, रिस्क फ्री रिटर्न दिया है 6% हमारा रिस्क फ्री रिटर्न है। बाद में बीटा हमें कितना दिया है, तो बीटा हमें यहाँ पे दिया है 1.54। डन। बाद में हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमें रिस्क प्रीमियम दिया है 8%। तो ये क्या है, रिस्क प्रीमियम आर एम माइनस आर एफ इज इक्वल टू 8%। ठीक है, सीएपीएम मॉडल का यूज करके हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढ लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 6% प्लस बीटा हमारा 1.54 है माइनस इंटू 8%। ओके, 8 इंटू 1.54 प्लस 6, तो ये हमारा हो जाएगा 80.33%। डन। तो ये हमारा काम हो गया है, यहाँ पे इक्विटी शेयर हमने ढूंढ लिया। सेकंड हमें क्या बोला है, सेकंड हमें बोला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ढूंढो। तो ठीक है, ढूंढ देते। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए हमें बी का पॉइंट दिया है कि जो हमारा प्रेफरेंस स्टॉक है ना, जो आफ्टर 8 ईयर्स के बाद जो रिडीम होगा वो करंटली सेल हो रहा है 150 रुपए। अब यहाँ पे आप दो चीज ले सकते हो, आप इसको क्या, आप इसको नेट प्रोसीड मार सकते हो कि भाई नेट प्रोसीड हमारा 150 रुपए है, मतलब कि आज 150 रुपए में मुझे खरीदना पड़ रहा है। तो फिर आपको क्या बनना पड़ेगा, 100 रुपीज मेरा रिडम्शन वैल्यू है। एक तो ये थॉट प्रोसेस हो गया, आज का वैल्यू 150 है तो मैं बाय करने जाऊंगा, तो मैंने 150 रुपए में बाय किया और कंपनी मेरे को फेस वैल्यू कितना देगी, कंपनी मेरे को 100 रुपए फेस वैल्यू देगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगता है, मैं जो बोल रहा हूं ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो मेरा, तो मैंने क्या बोला, आज मैं खरीदने जाऊंगा तो मुझे कितने का पड़ेगा, 150 रुपए का। तो ये मेरा हो गया नेट प्रोसीड। अब यहाँ पे कहीं पे भी रिडम्शन वैल्यू की बात नहीं की है, तो मैं ये 100 रुपए को रिडम्शन वैल्यू मान लूंगा। डन। ठीक है, या तो आप क्या मान सकते हो, ये जो 100 रुपए है ये मेरा नेट प्रोसीड है, और ये मेरा जो 150 रुपए ये मेरा रिडम्शन वैल्यू है। अगर किसी ने 100 में बाई किया होगा तो उसके लिए तो आज आज का प्राइस 150 हो गया, मतलब कि उसको 50 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। अगर कोई आज खरीद रहा है 150 रुपए में और कंपनी जब 8 साल के बाद उसको 100 रुपए देगी तो उसके लिए नेट प्रोसीड 150 रुपए। तो ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट नहीं बोला है, तो दोनों तरीके से हम इसको गिनेंगे। आपको एग्जाम के टाइम पे जो भी अल्टरनेटिव पसंद है आप लिख सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट कहता है पीडी प्लस आरवी माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। डन। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्टरनेटिव 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्टरनेटिव 2 के फिगर लिख दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीडी। तो मुझे पीडी ढूंढना है, तो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा, 100 रुपए का फेस वैल्यू है 50%, तो 100 इंटू 50%, तो ये हो जाएगा मेरा 15 रुपए दोनों के लिए। डन। बाद में रिडम्शन वैल्यू मैंने आज बाई किया, मैंने मैंने ये जो स्टॉक है ना मैंने आज बाई किया, तो मेरे लिए नेट प्रोसीड कितना होगा, तो मेरे लिए नेट प्रोसीड होगा 150 रुपए। ठीक है, तो मेरा रिडम्शन वैल्यू कितना होगा, मेरा रिडम्शन वैल्यू होगा जो हमारा फेस वैल्यू है उतना ही, क्योंकि रिडम्शन के लिए अलग से कुछ बात नहीं की, 100 रुपीज। ठीक है, बाद में मुझे क्या चाहिए, आरवी प्लस एनपी दोनों मिल गया, और नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स अंदर बोला है 8। तो एक तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं बायर हूं, मैंने ये शेयर 100 रुपए के भाव से बाई किया था, तो मेरा नेट प्रोसीड हो जाएगा यहाँ पे 100 रुपए। ठीक है, अब मेरा नेट प्रोसीड 100 रुपए हो गया जब भी मैंने बाई किया था, आज उसका वैल्यू मार्केट में 150 रुपए चल रहा है, तो मेरे लिए रिडम्शन वैल्यू 150 रुपए होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स 8। डन।
तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है, ज्यादातर कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेगा, एक या दो ही ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा। यू गो फॉर 1 और यू गो फॉर 2, दोनों में से कोई एक ही आएगा। आप बोलो कि नहीं मैं दोनों को 150-150 मान लूं, तो आप गलत हो। रिडम्पशन वैल्यू या तो 100 हो सकता है या 150 हो सकता है, और नेट प्रोसीड या तो 150 हो सकता है या तो 100 हो सकता है। ये बायर का इंटेंशन है। आज कोई बाय करता है 150 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी उसको कितने रुपए देगी, 100 रुपए, ठीक है। तो ये कंपनी वैल्यू के हिसाब से हो गया, ये वाला कंपनी वैल्यू के हिसाब से हो गया। अब किसी बायर ने जब ये स्टॉक आया था प्रेफरेंस डिविडेंड का तभी बाय कर दिया, तो उसके लिए नेट प्रोसीड कितना हो गया, 100 रुपए। और आज वो उसके पास ऑप्शन है, वो सेल कर सकता है 150 रुपए में, तो उसका नेट रिडम्पशन वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 रुपए। तो ये पूरा पोर्शन पीडी वाला आपके इंटेंशन पे, आपने बाय कब किया और सेल कब कर रहे हो, ठीक है। तो इतना खत्म हुआ। अब दोनों अल्टरनेटिव से हम क्या ढूंढ लेते, पीडी का वैल्यू ढूंढ लेते। तो पीडी इज इक्वल, अरे केपी इज इक्वल टू अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, केपी इज इक्वल टू, क्या था हमारा फॉर्मूला, पीडी, पीडी है हमारा 15 प्लस आरवी है हमारा इस केस में 100 माइनस 150 डिवाइड बाय 8, और यहां पे नीचे हम ले लेंगे एवरेज 100 प्लस 150, 100 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 यहां। तो ये हमारा केपी बन जाएगा 100 माइनस 150 डिवाइड बाई 8, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 6.25 रुपए प्लस 15 डिवाइड बाई 100 प्लस 150, ये हमारा हो गया 8.75, 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, 125, 8.75 डिवाइड बाई 125, ये हमारा हो जाएगा 7%। देखना अभी आप अजम्पशन आपने जो ली है ना, उसकी वजह से आपका केपी कितना चेंज होता है, ठीक है ना। ये होगा हमारा 15 रुपए। अब हमारा नेट प्रोसीड हो जाएगा, अब हमारा रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगा 150 रुपए, और नेट प्रोसीड हो जाएगा 100 रुपीज डिवाइड बाई 8, ठीक है। ये 150 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, तो नीचे वाला पोर्शन तो 125 का ही रहेगा, 150 माइनस 100 डिवाइड बाई 8, अब हो जाएगा 6.25 प्लस 15, 21.25 डिवाइड बाई 125, तो ये आपका हो जाएगा 17%। देख लो 10% का पूरा चेंज आ गया आपका असम्पशन के बेस पे, ठीक है। तो ऐसे अगर असम्पशन लेने की जरूरत पड़े तो कोई सिंगल असम्पशन आप लोगे वहां पे, आप या तो अल्टरनेटिव 1 गिन के आओगे वहां पे एग्जाम में, या तो अल्टरनेटिव 2, दोनों अल्टरनेटिव गिनने का टाइम हो तो ही गिनना, टाइम वेस्ट मत करना। आपने ये गिना तो अभी फुल मार्क्स मिलेंगे, और आपने ये वाला गिना तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। अजम्पशन सीधे सीधे लिख देना वहां पे, या मैंने ऐसे लिखा है इतना भी आप ऐसे का ऐसा लिख दोगे ना, तो वो आपका अजम्पशन समझ जाएगा, ठीक है। अब कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारा हो गया। अब बारी है कन्वर्टेबल डिबेंचर की। यहाँ पे मुद्दा जो था ना मेन, ये था हमारा कन्वर्टेबल डिबेंचर का ही, तो ठीक है। थर्ड चीज है हमारी कन्वर्टेबल डिबेंचर है, ठीक है। कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में क्या लिखा है एक एक करके पढ़ते। कंपनी ने इश्यू किए थे 30% के कन्वर्टेबल डिबेंचर 100 रुपीज के एक ईच के 1/4/23 के दिन, ठीक है, विथ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर, जिसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 6 साल का है। एट मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। द रेशियो इज 1:4, मतलब कि एक डिबेंचर के सामने वो हमारे 4 डिबेंचर ले सकते हैं, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹25 ईच ऑन द 31/3/2024। ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 6% पर एनम, तो ठीक है। पहली बात हम देखेंगे ये शेयर को कितने साल और बाकी है, तो 1/4/23 के दिन ये इश्यू किए थे। ये बैलेंस शीट हमने हमारा 31/3/24 का है, मतलब कि 1 ईयर हमारा तो पास्ट हो गया है, 1 ईयर तो हमारा चला ही गया है। अब मेरे पास 2 to 6 ईयर है, मतलब कि ये टोटल कितने हैं, ये मेरे टोटल है 2 to 6 ईयर, 1 2 3 4 5 6, 6 में भी ये सबसे एंड में जाके ही मैच्योर होंगे, ठीक है। मैच्योरिटी कभी भी पहले नहीं होगी, याद रखना, एंड में ही 31/3। अरे यार ये यहाँ छठे साल में जो भी ईयर होगा उसके हिसाब से इसकी मैच्योरिटी होगी। फर्स्ट ईयर में इश्यू किए तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
मतलब कि मेरे पास टोटल कितने साल है, 5 साल है। 5 साल के बाद मुझे डिबेंचर के पैसे देने हैं। अब डिबेंचर के पैसे देने के लिए मैंने क्या बोला, एक डिबेंचर के सामने मैं 4 इक्विटी शेयर दूंगा, ठीक है। तो मुझे ये 4 इक्विटी शेयर का प्राइस पता होना चाहिए कितना होगा। तो मैं एक इक्विटी शेयर का प्राइस निकाल दूं, उसको मैं मल्टीप्लाइकेशन कर दूं 4 से, तो मुझे मेरा मिल जाएगा। शेयर का करंट प्राइस है 25 रुपीज, ठीक है, और ये 6% से ग्रो हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये 25 रुपीज को 6% से 5 बार ग्रो होने दूंगा, तो मेरा 6th ईयर आ जाएगा। डन। तो लिखते हैं इसको यहां पे, वैल्यू ऑफ वन शेयर, वैल्यू ऑफ वन शेयर एट द 6th ईयर। ये हमारा जब 6वां साल होगा तब एक शेयर का वैल्यू कितना होगा। तो 25 रुपीज का एक शेयर है, ओके। मल्टीप्लीकेशन करूंगा, मल्टीप्लीकेशन किससे करूंगा, जो मेरा 6% है। आपको पता है वो वाला फॉर्मूला, D0 1 प्लस जी नी एन घात, ओके, 1 प्लस जी होल एन। डन, ये वाला था। D0 की जगह मैं 25 लिख सकता हूं, ठीक है। 1 प्लस जी की जगह मैं लिख सकता हूँ 0.06। और ये मेरे को कितने साल तक ग्रो करना है, ये मेरे को 5 साल तक ग्रो करना है, तो 5। डन, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से इसको लिख दूं। 25 हमारा D0 हम मान लेते हैं, D0 की जगह हम यहाँ क्या मानेंगे, ये हमारा P0 है। 1 प्लस जी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.06। और ये मेरा 6% कितने साल के लिए ग्रो होगा, 2 से लेके 6 ईयर तक, एंड तक गिनना है तो 5 साल तक ये हमारा ग्रो होगा। तो मल्टीप्लीकेशन होल बाय 5, ठीक है। 25 इंटू 1 प्लस 0.06, 1 प्लस 0.06 मतलब ये आपका हो जाएगा 1.06 इंटू, आपको है ना, एक सेकंड में कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर में आओगे, आप क्या लिखोगे, 1.06 एक बार लिखा, मल्टीप्लीकेशन 1.06 दोबारा लिखा, मतलब कि 2 बार 1.06 हो गया, इज इक्वल टू दबाया, 2 बार 106 हो गया, ये तीसरी बार हमने दबाया, ये चौथी बार हमने दबाया, और ये 5वीं बार हमने दबाया। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया 1.338। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.338 मल्टीप्लीकेशन बाय 25, तो इनटू 25 इज इक्वल टू हमारा प्राइस क्या गया, 33.46 रुपीज। तो हमारा एक शेयर का प्राइस हमें मिल गया 33.46 रुपीज। अब हम एक डिबेंचर के सामने कितने शेयर देने वाले थे, तो हम हाँ, एक डिबेंचर के सामने 4 शेयर देने वाले थे। कहाँ लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे, 1:4 का रेशियो है, मतलब कि 4 शेयर के सामने हम एक डिबेंचर के सामने हम 4 शेयर देने वाले। तो ये तो हमने अभी एक शेयर का प्राइस ढूंढा है। तो मुझे अब रिडम्पशन वैल्यू चाहिए, तो शेयर डिबेंचर रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू 30.3.46 इंटू 4। तो ये हमारा आ जाएगा 33.46 इंटू 4, 133.84, ठीक है। तो ये हमें हमारा डिबेंचर का रिडम्पशन वैल्यू मिल गया 133.84। डन, 33.46 इंटू 4, 133.84, ये हमारा रिडम्पशन वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। क्या किया, तो सबने पहले हमें बोला था कि शेयर का प्राइस आज का 25 रुपए है और ये हर साल 6% से ग्रो करेगा। तो बाद में हमने ढूंढा कि हमें कहां तक का ग्रो चाहिए, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पे हमारा 25 रुपीज था। बाद में हमारे यहाँ पे 6% से ग्रो होके यहाँ कितना हो जाता, यहाँ पे ये 25 6% से ग्रो होके 25 प्लस 6%, ये ग्रो होके 26.5 हो जाता। बाद में यहाँ पे भी 6% से ये 26.5 प्लस 6% से ग्रो होता, तो ये 28.09 होता। बाद में ये यहाँ पे ग्रो होके आता, यहाँ पे होके आता और यहाँ पे ग्रो होके आता। 6th ईयर में ये हो जाता 33.46 रुपीज। डन। तो उसको हमने ढूंढने का कौन सा तरीका निकाला, 25 जो फर्स्ट ईयर के थे वो हमने फर्स्ट लिख दिए। बाद में यहाँ पे ग्रोइंग स्टेज चल रहा है, तो ग्रोइंग स्टेज कितना चल रहा है, 6%, ठीक है। हर साल एक जैसा 6% का ग्रो चल रहा है, तो 1.006 इंटू उसका 5 होल किया, क्यों किया, 2 3 4 5 6, मतलब ये टोटल 5 साल हमें ग्रो करना था, तो 5 साल का यहाँ ग्रोइंग स्टेज लिखा, ग्रोइंग स्टेज निकाला, तो हमें एक शेयर का प्राइस मिल गया। सबने मुझे बोला था 4 शेयर, एक डिबेंचर के सामने हम 4 शेयर देंगे तो मुझे डिबेंचर का रिडम्पशन वैल्यू मिल गया।
डन। अब क्या है, अब ये सम गिनना आसान है। यस, ये सम गिनना अब बहुत ही आसान हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, के डी इज इक्वल टू आई 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन, ठीक है, आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, लिखते हैं चलो। इंटरेस्ट हमारा होगा 100 रुपए का 13%, तो 100 × 13%। आई माइनस टी, टैक्स का रेट हमारा कितना है, तो टैक्स रेट है हमारा, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है हमारा 25%, ठीक है। तो लिख देते आई माइनस 1 - 0.25 प्लस रिडम्शन वैल्यू हमने ढूंढ निकाला। रिडम्शन वैल्यू हमारा है 133.84, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 133.84। ओके, नेट प्रोसीड के बारे में हमें अलग से कुछ नहीं बोला है, तो मैं क्या मानूंगा, ये जो 100 रुपए है ना, यही मेरा नेट प्रोसीड है। तो -100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने थे, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे थे टोटल, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे थे 5, ठीक है, डन। किसी को ऐसा होगा कि हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 ईयर्स क्यों लिए, तो n इज इक्वल टू 5 ईयर्स क्यों लिए पता है, देखो ये इश्यू कब हुए थे, ये इश्यू हुए थे 1/4/2023 में, और यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31/3, मतलब कि 1 ईयर तो चला ही गया है। तो अब हमारे ईयर्स कितने बचे, 5 ईयर्स, तो हमने यहाँ पे 5 ईयर्स ले लिया डिवाइड बाय। पीडी में ऐसा कुछ हमें बोला नहीं था कब खरीदे, इसलिए हमने क्या मान लिया भाई 80 ईयर्स ही बाकी है, यहाँ पे हमें क्लियर कट बोला गया है, ठीक है, तो वो बोलने के हिसाब से ही हम काम करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 133.84 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसका सिंपल मैथमेटिशियन हम कंप्लीट कर लेते हैं। 100 × 13% 0.75 मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारा हो जाएगा 9.75 प्लस 133.84 माइनस 100 डिवाइड बाई 5, तो ये हमारा हो जाएगा 6.768 डिवाइड बाई 133.84 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 116.92। फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, प्लस 6.768 डिवाइड बाई 116.92, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 14.12%, 14.1276%, ठीक है। हमने परसेंटेज में डायरेक्ट इंटू मल्टीप्लाई 100 करके लिख दिया, तो ये हमारा कन्वर्टेबल डिवेंचर का भी वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है, उसके बाद हमें बोला है रिटेन अर्निंग की बात की है, तो फोर्थ बात की है के आर की। तो यहाँ पे कोस्ट ऑफ इक्विटी के लिए कोई फ्लोटेशन कोस्ट नहीं था, तो के आर इज इक्वल टू के ई हो जाएगा, और के ई का वैल्यू हमने ढूंढ के कितना रखा है, के ई का वैल्यू हमने रखा है 18.32%, ठीक है। तो उतना ही हमारा यहाँ इसका हो जाएगा, ठीक है, 18.32%, डन। अब है ना, अभी आप इतना गिन लोगे ना तो आपका राइट होगा, बट ओल्ड मॉड्यूल जो हमारा था, ओल्ड मॉड्यूल नहीं, इसी मॉड्यूल में बात की है, इसी मॉड्यूल में बात की है, एक चीज हमने नहीं बताई थी आपको, इसी मॉड्यूल की बात है कि जब भी आप कोस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग गिनो, सम बोले पर्सनल टैक्स, तो हमें पर्सनल टैक्स माइनस करना पड़ेगा। रीजन क्या है, जो हमारा पर्सनल टैक्स का पोर्शन है ना, 90% आपको कोई सम में नहीं आएगा, ये एक सिलेक्टेड सम है, ठीक है। बाकी आपको है ना किसी भी सम के अंदर पर्सनल टैक्स नहीं मिलेगा। पर्सनल टैक्स क्या बोलता है कि अगर आपको डिविडेंड मैंने दे दिया होता, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब कि मैंने यहाँ पे जितना भी रिटेन करके अपने पास रखा होता, उसके ऊपर मैंने आपको वो पूरा का पूरा एज ए डिविडेंड दे दिया होता, मैंने 0 रुपीज रिटेन रखा होता, मैंने रिटेंशन 0 रुपीज रखा होता, और उसकी जगह पूरा का पूरा मैंने 100% डिविडेंड दे दिया होता, तो ये जो डिविडेंड आपको मिलता, इसके ऊपर पर्सनल टैक्स लगता। अकॉर्डिंग टू योर स्लैब रेट आपके ऊपर एक पर्सनल टैक्स टैक्स लग जाता है, ये डिविडेंड के ऊपर, राइट है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पता है, आप ऐसा ही मानो इसको आपने 100% ले लिया है, बट जो आपने रिटेन अर्निंग लिया ना, रिटेन अर्निंग किया ना, जैसे कि रिटेन अर्निंग हमने 60% रखा और 40% डिविडेंड पे किया, तो ये डिविडेंड के ऊपर हम पर्सनल टैक्स भरते। तो
क्वेश्चन क्या बोलता है, तो आपके पास पर्सनल टैक्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता, आप फर्दर इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर करते, राइट है। अगर मुझे 1 लाख रुपए का डिविडेंड प्राप्त होता, 1 लाख रुपए का मुझे डिविडेंड प्राप्त होता, मैं 30% के स्लैब रेट में आता, तो मैं इस पे 0.3 लाख का टैक्स भरता, ठीक है। तो मेरे पास यूजेबल अमाउंट कितना होता, 0.7 लाख, राइट। अब ये जो 0.7 लाख यूजेबल अमाउंट है, मैं इसको इन्वेस्ट फर्दर कहीं, इतना ही अमाउंट में इसको फर्दर इन्वेस्ट करता, ठीक है। अब मेरे रिटेन अर्निंग में 2 लाख रुपए पड़े हैं। अब ये 2 लाख कंपनी के पास से, बट आप मान लो कि आपने है ना पर्सनल टैक्स 30% के हिसाब से 0.6 लाख भरा है, तो ये हमारा कितना हो गया, 1.4 लाख। तो कंपनी क्या बोलती है, अगर आपके पास भी होता तो आप 1.4 लाख का इन्वेस्टमेंट करते। आप हमसे भी ऐसा ही एक्सपेक्टेशन करो कि हमारा जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा ना, हम 1.4 लाख के ऊपर गिनेंगे। तो सिंपली, इफ एनी पर्सनल टैक्स इन सम इन क्वेश्चन, देन तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होगा उसको हम 1 - टी कर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पर्सनल टैक्स नामक एक चीज दी है, कहाँ गया, ये हमें पर्सनल इनकम टैक्स नामक एक चीज दी है 20%। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा के इज इक्वल टू के आर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, के आर इज इक्वल टू जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसमें से मुझे आई पर्सनल टैक्स हमें हमारा माइनस कर देना है, या पीटी लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से पर्सनल टैक्स माइनस होगा, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस नहीं होगा, ठीक है। अगर पर्सनल टैक्स नहीं बोला होता तो के इज इक्वल टू के आर हो जाता। यहाँ पे पर्सनल टैक्स का अमाउंट का जिक्र किया है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 18.32%। आई माइनस 0.20 मेरा पर्सनल टैक्स है, यस 0.20 मेरा पर्सनल टैक्स है। 18.32 इंटू 0.80, तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा 14.565%। 14.656%, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो मॉड्यूल अल्टरनेटिव आंसर भी देता है, क्या देता है, के इज इक्वल टू के आर, देयरफॉर के इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू 18.32%, ठीक है। आपको ऐसा ना लगे जो पर्सनल इनकम टैक्स बोला है उसका हमने यूज क्यों नहीं किया है, तो ये एक ओल्ड ओल्ड मॉड्यूल हमारा जो था, ओल्ड मॉड्यूल वो हमें बताता था। न्यू मॉड्यूल में जहां तक मुझे याद है वहां तक ये कॉन्सेप्ट रिमूव ही कर दिया, एक सेकेंड। पर्सनल, ठीक है, और न्यू मॉड्यूल के अंदर ये पूरा का पूरा है ना रिमूव कर दिया है, बट आरटीपी एमटीपी में इसको दिया जाता है। तो अगर आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, हमारा जो अप्रोच अभी तक हम यूज कर रहे हैं, तो ये भी वैलिड है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। लास्ट में बोला है टर्म लोन, फिफ्थ हमें बोला है टर्म लोन। तो मैंने क्या बोला था, ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट जैसा ही होगा टर्म लोन। लोन और डिबेंचर में क्या फर्क है, लोन लिया, डेट लिया, डिबेंचर लिया, क्या फर्क है, कोई नहीं है। बस यहाँ पे हम जब भी टर्म लोन के बारे में लिखना होगा ना, तो हम कैसे लिखेंगे, के टी एल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म बन गया, ठीक है। टर्म लोन देख लेते हैं, तो टर्म लोन कभी भी रिडीमेबल इनरिडीमेबल नहीं होता है। टर्म लोन यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, 11% टर्म लोन है, 20 लाख का है। अगर मुझे डायरेक्ट टर्म लोन का परसेंटेज दे दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूं, केडी का हमारा एक फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू 1 - टी। डायरेक्ट हम इसको फॉलो कर लेंगे, क्योंकि टर्म लोन मतलब कि हमारा डेट होता है और डेट के ऊपर हमें इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर हमें टैक्स शील्ड मिलता है। या तो फिर आप कर सकते हो 20 लाख इंटू 11% डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, अरे 20 लाख इंटू 11%, तो ये आपका क्या गया, इंटरेस्ट आ गया। और इंटरेस्ट में से आप 1 - टी मतलब कि 1 - 0 पॉइंट कहाँ गया टैक्स का रेट, 0.25% कर दोगे, तो भी आपको आंसर आपका दोनों ही सुर्खियों में आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल अप्रोच लेते हैं कि आई आई रेट मतलब कि रेट 1 - टी
रेट हमारा कितना है? रेट है हमारा 11%। 1 माइनस 0.25, ठीक है, 0.25, डन। तो 1 माइनस 0.25, 75 इंटू 11, तो ये हमारा हो जाएगा 8.25%। तो ये हमें हमारा टर्म लोन भी मिल गया। अगर ये WACC ढूंढने को बोले तो इन सब के हम अमाउंट लिख देंगे, इन सब के हम वेट निकाल लेंगे। वेट निकालने के बाद क्या करेंगे, हर एक का कॉस्ट लिख देंगे पांचों पांच का और मल्टीप्लिकेशन करके WACC निकाल लेंगे। WACC यहाँ पे पूछा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। नेक्स्ट सम की तरफ अब हम बढ़ते हैं। हमारा 1 घंटे का लेक्चर खत्म हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, मेरी तबीयत भी आज थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस लेक्चर का हम यहीं पे समाप्ति रखते हैं। कितने हमने आज सम गिन लिए? अराउंड अराउंड 5 सम तो हमने गिन ही लिए 1 घंटे के अंदर अंदर। तो 5 भी नहीं गिने यार, 27 गिना, 1 2 30 39, 3, मतलब कि टोटल टोटल हमने 3 सम गिने हैं। एक आध होमवर्क में दे देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा 4 या 5 सम के जितना। RTP Gen 26, ये आप होमवर्क में ले लो। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया ना उसी का ही जैसा है, ये आप होमवर्क में ले लो और खत्म करते हैं आज का ये लेक्चर यहीं पे। तो इक्विटी शेयर दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर दे दिया है, रिटेन अर्निंग दे दिया है, कन्वर्टेबल डिबेंचर दे दिया है, टर्म लोन दे दिया है, टोटल 2 CR के अराउंड का सब कुछ है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कन्वर्टेबल डिबेंचर, रिटेन अर्निंग और टर्म लोन ढूंढना है। सबसे पहले हम टर्म लोन की बात कर लेते। टर्म लोन है 11% और 1 माइनस टी करना है, तो मेरा टैक्स रेट कितना है 25%। तो 1 माइनस 0.25, तो ये आपका हो जाएगा 8.25% अराउंड। सेकेंड देना मैं है ना, ये ओपन ही कर लेता हूँ RTP Gen 26 यहाँ पे। तो पहला हमने ढूंढा टर्म लोन का 8.25%। तो ये यहाँ पे हमारा टर्म लोन यहाँ पे हमारा मैच हो गया। कहाँ गया टर्म लोन? 6 7, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा टर्म लोन का, अरे यार इसको अलग लेके जाना पड़ेगा। हाँ देखो, ये वाला जो हमारा टर्म लोन का पोर्शन है ना, ये 8.25% हमारा यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें रिटेन अर्निंग ढूंढना है। तो रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू इक्विटी शेयर हो जाएगा। इक्विटी शेयर के लिए हमें यहाँ पे ये वाली लाइन दी है, द प्रिवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 10 ईयर्स GTI 6%, RF है, प्लस बीटा हमारा है 1.54 और ये है हमारा 8%। तो 1.54 इंटू 8 प्लस 6, 18.32% सेम ही जा रहा है। 18.32%, डन। 14.13%, 7%। देखो यहाँ पे इन लोगों ने नए मॉड्यूल में है ना, सिर्फ पर्सनल टैक्स का कोई भी नहीं दिया है, तो आप दोनों मेथड से करना। मैं बोलूंगा हम क्या करते हैं, हमें ना चेंज ही कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये रिमूव करके यही वाला पोर्शन हम रखते हैं, ठीक है। और समरी में से भी मैं रिमूव ही कर देता हूँ, ठीक है। उन लोगों ने यहाँ पे Gen 26 के RTP में अगर सुधार दिया है, मतलब कि चेंज कर दिया है, तो हर जगह वो चेंज कर ही डालेंगे अपने आप, ठीक है। और मुझे कुछ और चीज दिखनी थी। AD 14 पॉइंट, ओके ओके, एज इट इज सेम ही सम है, सेम ही सम है। 133.82, 133.84, मतलब कि पूरा सम ही सेम है। ऐसा होना तो आप ये प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ठीक है। आई थिंक सो अमाउंट शायद अलग हो सकती है, अमाउंट ही डिफर है यहाँ पे। बाकी आपका कोस्ट लास्ट वाले के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। कोस्ट पूरा का पूरा लास्ट वाले के साथ मैच हो जाएगा। WACC हम काउंट करेंगे ना, तो वहां पे हमारा चेंज आएगा, क्योंकि वहां पे वेट है ना डिफरेंट हो जाएंगे हर चीज के, ठीक है। ठीक है, तो इसको एज अ प्रैक्टिस ले लेना, आंसर पूरा का पूरा आपका सेम ही आएगा, ओके। मैं एक और चीज देखना चाहता था।
कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में इन लोगों ने क्या किया, ओके, कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में इन्होंने नेट प्रोसीड 150 माना है और रिडम्पशन वैल्यू 100 माना है, जो हमारा पहला हमारा थॉट प्रोसेस था, जो हमारा अल्टरनेटिव 1 था। ठीक है, उन लोगों ने अल्टरनेटिव 1 को अपना बेस लिया है। ठीक है, यहाँ पे डन। तो ये हमारा पूरा सम यहाँ पे अब खत्म ही हो चुका है। कोई और सम मिल जाता ऐसा तो अच्छा लगता मेरे को। ठीक है, जाने दो। 4 सम 5 सम किए, 1 1 आवर 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, मेरी अब तबीयत ज़्यादा मेरे को अच्छी नहीं लग रही, मैं भी अब खा पी के सोने जाऊँगा। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।